बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस एंड नॉन प्राइस फैक्टर्स पर बात कर चुके थे। तो आज थोड़ा सा रीकैप दूंगा और उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करूंगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस और नॉन प्राइस फैक्टर्स में हम समझते हैं कि इलास्टिसिटी बेसिकली पीछे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी लाइक प्रीवियस लेक्चर से कि बेसिकली ये रेशो है किसकी, परसेंटेज चेंज इन रिस्पॉन्स। क्या है? रेशो है किसकी? परसेंटेज चेंज इन रिस्पॉन्स टू द परसेंटेज चेंज इन एक्शन। रिस्पॉन्स के केस में हमने एक्चुअली अंडरस्टैंड किया था कि रिस्पॉन्स बेसिकली हमारा क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाइड दोनों केसेस में हो सकता है रिस्पॉन्स। और इसी तरह एक्शन में हमारे पास क्या क्या हो सकता है जी? प्राइस फैक्टर्स हो सकते हैं और नॉन प्राइस फैक्टर्स हो सकते हैं। तो बेसिकली तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए हैं इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के अंदर कि एक तो ये रेशो है, क्या इलास्टिसिटी बेसिकली क्या थी? ये रेशो है किसकी? नंबर वन, परसेंटेज चेंज इन रिस्पॉन्स डिवाइडेड बाय रेशो है परसेंटेज चेंज इन रिस्पॉन्स और परसेंटेज चेंज इन एक्शन के दरमियान। ठीक है जी। एक्शन बेसिकली हमारे पास क्या था? एक्शन हमारे पास होगा जी प्राइस और नॉन प्राइस फैक्टर्स की सूरत में। ठीक है, जबकि रिस्पॉन्स हमारे पास किस सूरत में होगा जी? या तो क्वांटिटी डिमांडेड की सूरत में होगा या क्वांटिटी सप्लाइड की सूरत में। इलास्टिसिटी क्या है जी? रेशो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड टू द परसेंटेज चेंज इन एक्शन। एक्शन क्या होगा जी? प्राइस और नॉन प्राइस फैक्टर्स। सो अगर ये रिस्पॉन्स हमारा क्वांटिटी डिमांडेड की सूरत में है तो ये इलास्टिसिटी हो जाएगी क्या? इलास्टिसिटी ऑफ यहाँ तो डिमांड होगी या सप्लाई होगी। ठीक है जी। विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा जी? या तो प्राइस फैक्टर होगी या नॉन प्राइस फैक्टर होगी। ठीक होगी बात? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी या ऑफ सप्लाई होगी। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं इसको। विद रिस्पेक्ट टू प्राइस फैक्टर होगी या विद रिस्पेक्ट टू नॉन प्राइस फैक्टर होगी। तो इलास्टिसिटी एक्चुअली है क्या हमारे पास? ये है रेशो किसकी? परसेंटेज चेंज इन रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स किस में आएगा? या तो क्वांटिटी डिमांडेड में आएगा या क्वांटिटी सप्लाइड में आएगा। जबकि एक्शन क्या है जी? एक्शन आपका प्राइस फैक्टर्स हो सकते हैं या फिर नॉन प्राइस फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है जी। अब अगर डिमांड की बात होगी तो डिमांड के प्राइस फैक्टर्स होंगे, या अगर नॉन प्राइस फैक्टर्स की बात है तो फिर नॉन प्राइस फैक्टर्स ऑफ डिमांड होंगे। इसी तरह अगर क्वांटिटी सप्लाइड की बात हो रही है तो प्राइस फैक्टर्स क्वांटिटी सप्लाइड के होंगे या नॉन प्राइस फैक्टर्स क्वांटिटी सप्लाइड के होंगे। तो डेफिनेशन क्या बन गई फिर इस लिहाज से? द रेशो ऑफ परसेंटेज चेंज इन रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड टू द, पहले रेशो है फिर वर्ड आ गया जी परसेंटेज चेंज इन रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स हमारा क्वांटिटी डिमांडेड आ गया टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस और नॉन प्राइस फैक्टर्स। अब चूंकि डिमांड है तो क्वांटिटी किस टर्म्स में आगे? डिमांडेड में। will provide us the concept of elasticity of demand with respect to price factors और non price factors of demand। ठीक है जी। फॉर्मूला हमारे पास ये था जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। मैंने थोड़ा सा और इसको ब्रॉड कर दिया आपके लिए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस फैक्टर्स और नॉन प्राइस फैक्टर्स किसके इक्वल होंगे जी? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस और नॉन प्राइस फैक्टर्स। अच्छा, अब कैटेगराइज कर देते हैं जी हम impact of price factors of demand on elasticity of demand। तो प्राइस फैक्टर्स की रिस्पेक्ट से देखें फॉर्मूला वही है
ब्रैकेट के अंदर आ गया जी प्राइस फैक्टर, और प्राइस फैक्टर में भी पर्टिकुलरली प्राइस फैक्टर में दो फैक्टर्स हैं, ये ध्यान में रखें। प्राइस फैक्टर में दो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से? प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सेकंड वन कौन सा जी? इनडायरेक्ट टैक्स, राइट, उसको क्या कहते हैं जी? जीएसटी। ठीक है जी। प्राइस फैक्टर्स हमारे पास दो तरह के हैं। सो इम्पैक्ट ऑफ प्राइस फैक्टर्स ऑफ डिमांड ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है जी। अब पहले फैक्टर का इम्पैक्ट है जी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो डेफिनेशन सेम है, द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या जी? क्वांटिटी डिमांडेड। इतनी डेफिनेशन वही है, बल्कि यहां तक डेफिनेशन वही है ऊपर वाली। ठीक है। आगे क्या हमने कैटेगराइज कर दिया? द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन जो आपका एक्शन होगा। अब एक्शन यहाँ पे क्या है? प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो यहाँ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट आ गई, विल बी कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब इसके बाद देखें, इस फॉर्मूले को जब हमने ओपन किया तो बेसिकली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था? डेल्टा क्यू डी ओवर क्यू डी। यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैलकुलेट करके अगर परसेंटेज भी कैलकुलेट करनी है तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को जब क्वांटिटी डिमांडेड पर डिवाइड किया जाता था तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैलकुलेट हो जाता था। सिमिलरली आगे जो फ्रैक्शन आ रही है, यानी ये जो बार है, इस बार को यहाँ मैंने डिवाइड के साइन के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। फिर परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, चेंज इन प्राइस डेल्टा पी के साथ रिप्रेजेंट कर दी। अगर परसेंटेज भी कैलकुलेट करनी है तो चेंज इन प्राइस को प्राइस ही पे डिवाइड कर देना है। प्राइस के लिए टर्म पी यूज की जा रही है, जबकि क्वांटिटी डिमांडेड के लिए क्यू डी टर्म यूज हो रही है। सो डेल्टा क्यू डी ओवर क्यू डी, ये डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दिया था और इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो चेंज वाली यानी डेल्टा वाली टर्म्स को एक फ्रैक्शन के नीचे लिख लिया और विदाउट डेल्टा जो टर्म्स हैं उनको अलग फ्रैक्शन में लिख लिया। तो फॉर्मूला बिकम्स डेल्टा क्यू डी ओवर डेल्टा पी इनटू पी ओवर क्यू डी। ठीक है जी। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला जो बन गया वो क्या बन गया जी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या इसका दूसरा नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, किसके इक्वल आ गया जी? डेल्टा क्यू डी ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी ओवर क्यू डी। डेल्टा क्यू डी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को रिप्रेजेंट करता है, जबकि डेल्टा पी चेंज इन प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। और चेंज कैसे कैलकुलेट की जाती है? करंट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को माइनस करके। ठीक है जी। इसी तरह या नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस कर दिया जाए तो ये चेंज आ जाएगी जिस भी फैक्टर की आपने चेंज कैलकुलेट करनी है। अब इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की एग्जांपल आपसे शेयर की जाती है। ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस की थी, मैं सिर्फ रिकैप इसका दे रहा हूँ क्विकली। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है जी। फॉर इंस्टेंस हमारे पास किसी प्रोडक्ट की प्राइस गिवन है हाइपोथेटिकल विच इज 10। जब प्राइस 10 है, इस प्राइस के ऊपर कंज्यूमर 200 यूनिट्स डिमांड कर रहा है और इन दोनों को मिलाने से एक पॉइंट बनता है पॉइंट ए। अब आप देख रहे हैं कि प्राइस इंक्रीज कर गई है फ्रॉम 10 टू 20। जब प्राइस इंक्रीज की है तो प्राइस के इंक्रीज करने से क्वांटिटी डिमांडेड में कमी वाकया हुई जो कि 200 से कम होकर 150 पर चली गई। ठीक है जी। अच्छा, अब आपसे कहा जाए कि जी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैलकुलेट करें तो क्या फॉर्मूला जी? डेल्टा क्यू डी इक्वल्स क्यू डी जो पॉइंट बी पर है, यानी बी कौन सा जी? नेक्स्ट पॉइंट। अब फर्ज कर ले करंट पॉइंट आपका बी है और प्रीवियस पॉइंट कौन सा जी? ए पॉइंट। तो करंट में से प्रीवियस माइनस किया, क्वांटिटी डिमांडेड एट पॉइंट बी माइनस क्वांटिटी डिमांडेड एट पॉइंट ए। पॉइंट बी पर क्वांटिटी डिमांडेड 150 और पॉइंट ए पर क्वांटिटी डिमांडेड 200 है। तो 150 में से 200 माइनस करेंगे तो आंसर शुड बी -50। इसी तरह डेल्टा पी क्या है जी? चेंज इन प्राइस, और करंट प्राइस में से प्रीवियस प्राइस जब माइनस करेंगे तो करंट प्राइस है जी प्राइस एट पॉइंट बी माइनस प्राइस एट पॉइंट ए। अच्छा, अब
पॉइंट बी पर जो प्राइस है इट इज 20 और पॉइंट ए पर जो प्राइस है इट इज 10, तो 20 माइनस 10 इक्वल्स प्लस 10। ठीक है जी, तो डेल्टा पी हमारे पास 10 आ गया। अच्छा, अब फॉर्मूला क्या है जी हमारे पास, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस इक्वल्स डेल्टा क्यू डी ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय प्राइस एट इनिशियल पॉइंट। जब भी आपने ये जो सिंपल प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड वाली टर्म्स लिखी हुई थी विदाउट डेल्टा, यहाँ जब भी आपने इंफॉर्मेशन सब्स्टिट्यूट करनी है, अगर तो पॉइंट आपको खुद आइडेंटिफाई करके बता दिया जाए कि इस पॉइंट पर मुझे इलास्टिसिटी चाहिए, तो फिर तो आप उस पॉइंट की प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड मेंशन करेंगे। जब आपको कुछ ना बताया जाए कि आप कहीं से भी कोई प्राइस मेंशन कर दें, तो फिर उसका आसान तरीका ये होता है कि आपने हमेशा इनिशियल पॉइंट पर जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड गिवन है, उस इनिशियल पॉइंट की प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है जी। अगर आपको कभी बताया ना जाए कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ हाईलाइट कर दिया जाता फाइंड आउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस एट पॉइंट बी, अगर यहाँ नॉमिनेट कर दिया जाता, आइडेंटिफाई कर दिया जाता, हाईलाइट कर दिया जाता, तो फिर यहाँ ये प्राइस पॉइंट ए के बजाय पॉइंट बी पर होती, ये क्वांटिटी डिमांडेड पॉइंट बी पर होती। लेकिन चूंकि कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, तो लिहाजा अंडरस्टूड है कि आपने हमेशा यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इनिशियल पॉइंट की, जो भी आपका इनिशियल पॉइंट होगा उसकी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देनी है। अब डेल्टा क्यू डी हमने आंसर फाइंड आउट किया -50, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया डेल्टा क्यू डी की जगह, और डेल्टा पी हमने +10 फाइंड आउट किया, जो कि इस डेल्टा पी की जगह यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय पॉइंट ए पर जो प्राइस है इट इज 10 और पॉइंट ए पर क्वांटिटी डिमांडेड 200 है। ठीक है जी, इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो क्या आंसर आ गया, 50 1s द 50, 50 4s द 200, और 10 और 10 कैंसिल होके 1 आ गया, 1/4 आंसर आ गया आपका, और माइनस प्लस माइनस तो -1/4 आंसर आ गया आपका। ठीक है जी, तो -1/4 को क्या कहते हैं, -0.25, तो -0.25 जो है ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, मायने इसका क्या है, इसको कैसे अंडरस्टैंड करना है। देखिए जी, नेगेटिव का मतलब तो समझ आता है कि जब प्राइस बढ़ी है तो क्वांटिटी डिमांडेड में कमी वाक़या हो गई, तो पता ये चला कि नेगेटिव साइन प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान प्रिवेल करने वाला इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, अब 0.25 जो है ये क्या सिग्निफाई करता है, ये क्या डिपिक्ट करता है, द आंसर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड with respect to price is found to be -0.25, which shows that if price of a product increases by 1%, प्राइस कितनी इंक्रीज हो जी, 1%, then quantity demanded of the product, quantity demanded for the product, quantity demanded for that product will decrease by 0.25%। ठीक है जी, अगर प्राइस 1% इंक्रीज करेगी देन जो आपका आंसर आएगा क्वांटिटी डिमांडेड उतना डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है जी, मोर ओवर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, अब इसका मैंने मॉडुलस लिया तो पता चला ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी। मॉड का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मॉड का फंक्शन क्या है कि ये सब नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। So the absolute value of elasticity of demand with respect to price is found to be 0.25, which is less than unity, like 1. Therefore, there prevails less elastic relation between price of a product and quantity demanded for a product। ठीक है जी, अब 0.25 क्या सिग्निफाई करता है, ये बताता है कि जब प्राइस 1% बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांडेड 0.25% कम होगी, जबकि आंसर एब्सोल्यूट टर्म्स में 1 से लेस है, यानी यूनिटी से लेस है, तो यूनिटी से लेस है बट ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, यहाँ पे ये भी ऐड कर देते हैं, लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है,
elasticity of demand with respect to price, it is less than 1 plus 1. Price elasticity of demand, it is ये आप चीज देख सकते हैं जी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 से ग्रेटर है बट +1 से लेस है इन एब्सोल्यूट टर्म्स। ठीक है जी, एब्सोल्यूट टर्म्स की बात हो रही है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट्स लेस इलास्टिक रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ प्रोडक्ट। ठीक होगी बात। अच्छा, अब इसी तरह इसी पैटर्न पर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू इनडायरेक्ट टैक्स लाइक जीएसटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने इनकम का कैलकुलेट कर देता हूं, बाकी सब आप फिर यानी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एग्जांपल एक आपको इनकम की कर देता हूं और इनकम के डॉक्यूमेंट में इसकी डिटेल्स भी मेंशन्ड है। ये जी, ये एग्जांपल आपके सामने मैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में मेंशन करने लगा हूँ। ठीक है जी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला आपको पता है जी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो डेल्टा क्यू डी ओवर क्यू डी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई ओवर आई। सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी क्या बन गई थी हमारे पास, डेल्टा क्यू डी ओवर डेल्टा आई मल्टीप्लाई बाय आई ओवर क्यू डी। ठीक है, दिस इज योर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स फॉर्मूला। अच्छा, अब इसमें भी सेम तरीका है, 2 पॉइंट्स लेने हैं। प्राइस को हम रिप्लेस करेंगे इनकम के साथ। ठीक है जी, इनकम के लिए टर्म कैपिटल आई, क्वांटिटी डिमांडेड क्यूडी है। फर्ज कर लें इनकम आपके पास थी जी 1000, इनकम 1000 से इंक्रीज करके 2000 हुई। क्वांटिटी डिमांडेड जब इनकम 1000 थी, 200 यूनिट्स की डिमांड हो रही थी। जैसे इनकम इंक्रीज कर गई, यूनिट्स की डिमांड 200 से इंक्रीज करके 350 हो गई। ठीक होगी बात। अच्छा, अब इनकम के इंक्रीज करने से क्वांटिटी डिमांडेड में भी इंक्रीज आ गया। ठीक होगी बात। अच्छा, अब डेल्टा क्यू डी क्या है जी हमारे पास, 350 माइनस 200। ठीक है जी, तो क्या आंसर आ जाएगा जी इसका। प्लस 150। इसी तरह डेल्टा पी किसके इक्वल है जी, प्राइस एट पॉइंट बी माइनस प्राइस एट पॉइंट ए। प्राइस के बजाय सॉरी यहाँ पर हो जाएगा जी इनकम, पी को हमने रिप्लेस कर दिया था इनकम के साथ। इनकम हमारे पास न्यू इनकम है जी 2000 और ओल्ड इनकम कितनी है जी हमारे पास 1000। ठीक है जी, डिफरेंस आ गया हमारे पास +1000।
फॉर्मूला हमारे पास आ गया जी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके इक्वल है जी, डेल्टा क्यू डी ओवर डेल्टा आई मल्टीप्लाई बाय आई एट पॉइंट ए डिवाइडेड बाय क्वांटिटी डिमांडेड एट पॉइंट ए। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके इक्वल आ गया जी, डेल्टा क्यू डी हमने क्या फाइंड आउट किया है जी, प्लस 150, जबकि डेल्टा आई हमने क्या फाइंड आउट किया जी, प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाय इनिशियल इनकम क्या है जी 1000 और इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी जी 200 यूनिट्स की। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं इनिशियल इनकम 1000 है जबकि इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड 200 है। तो क्या आंसर आ गया जी, अच्छा जी 1000 और 1000 कैंसिल होके आंसर आ गया जी 1। लें जी, आपकी सहूलत के लिए इसको ऐसे लिख लेते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 200। ठीक होगी बात। तो ये आंसर आ जाएगा आपका +3/4। ठीक होगी बात, यानी 1000 से कैंसिल होके आंसर आ जाएगा जी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ठीक है जी, 3/4 और आंसर क्या आ गया जी, +0.75। जी, ठीक है जी। ले जी, +0.75 आपका आंसर है। तो अब आप क्या पढ़ेंगे इसको, द आंसर ऑफ इनकम elasticity of demand or elasticity of demand with respect to income। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी इसका नाम है, या इसको दूसरे लफ्जों में कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू इनकम इज फाउंड टू बी +0.75, which shows that if income of the consumer income of a consumer increases by 1%, then quantity demanded for that for then quantity demanded for a product will increase। क्योंकि पॉजिटिव साइन है इसलिए अगर इनकम इंक्रीज करेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज कर जाएगी। विल इंक्रीज बाय, आंसर कितना आया जी 0.75, विल इंक्रीज बाय 0.75%। मोर ओवर elasticity of demand, moreover the value of elasticity of demand with respect to income is found to be +0.75, which is less than unity but greater than 0। ठीक है जी, सेम स्टोरी है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से लेस है
लेकिन 0 से ग्रेटर है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट्स लेस इलास्टिक रिलेशनशिप बिटवीन income and quantity demanded for a product, income of a consumer and quantity demanded for a product. ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज इसमें काबिल गौर है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर आपको नजर आ रहा है, ये क्या है जी? इट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ बल्कि मेंशन कर देता हूँ, ये क्या है जी? इट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये क्या है जी? ग्रेटर देन 0 है। तो चूंकि ये ग्रेटर देन 0 है, याद रखिएगा जब जब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब है कंज्यूमर जिस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है वो प्रोडक्ट का नाम है नॉर्मल गुड। ठीक है, सिंस द आंसर ऑफ the answer of income elasticity of demand is positive, ब्रैकेट में क्या, ग्रेटर देन 0, therefore consumer is consuming normal good। अगर आंसर हो जाता जी नेगेटिव, पॉजिटिव के बजाय आंसर आ जाता नेगेटिव, तो कंज्यूमर नॉर्मल के बजाय इंफीरियर गुड इस्तेमाल करता। ठीक है जी। अच्छा, अब इंफीरियर की एक स्पेशल क्लास है जिसका नाम है गिफन गुड। ठीक है, अब गिफन गुड के लिए भी आंसर नेगेटिव ही होता है, लेकिन गिफन गुड की वैलिडिटी चेक करने के लिए फिर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लगाते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी गिवन गुड की दो डेफिनेशन है। इनकम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करोगे तो वो आंसर आएगा नेगेटिव, जबकि उसी गिवन गुड की प्राइस की रिस्पेक्ट से इलास्टिसिटी कैलकुलेट करोगे यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन गुड के केस में कैलकुलेट करोगे तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर होगा पॉजिटिव, जबकि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर होगा नेगेटिव। ठीक है जी। तो पता ये चलेगा कि गिवन गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव आंसर रिपोर्ट कर रही होगी, जबकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव आंसर रिपोर्ट कर रही होगी। लेकिन इंफीरियर गुड के केस में क्या होगा? इंफीरियर गुड के केस में ये होगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर नेगेटिव होगा, लेकिन इसके साथ साथ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर भी नेगेटिव ही होगा। ठीक है जी। अब नॉर्मल और इंफीरियर में कैसे डिफरेंशिएट करना है? भाई नॉर्मल के केस में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का होगा आंसर पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, ये नॉर्मल गुड की निशानी है, लेकिन इसके साथ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर हो जाएगा नेगेटिव। इसका मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना कोई रहे। 1 मिनट मुझे दें, मैं भी आपसे वो स्लाइड शेयर करता हूँ। अच्छा जी, ले सर, आपके साथ एक नई स्लाइड शेयर करते हैं। अच्छा जी, अब इसमें आप देखें नॉर्मल गुड के केस में अगर आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव। लेकिन इंफीरियर गुड के केस में भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर क्या है जी, नेगेटिव। ठीक है जी। जबकि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नॉर्मल गुड के केस में पॉजिटिव है, लेकिन इंफीरियर गुड के केस में नेगेटिव है।
तो नॉर्मल और इंफीरियर गुड को डिफरेंशिएट करना रिलेटिवली आसान है आपके लिए, इस तरह कि जब आप नॉर्मल गुड को स्टडी करेंगे तो इसमें क्या होगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा नेगेटिव आंसर रिपोर्ट करेगी, जबकि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा पॉजिटिव आंसर रिपोर्ट करेगी। जबकि इंफीरियर गुड के केस में क्या होगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का भी आंसर नेगेटिव होगा, लेकिन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का भी आंसर नेगेटिव होगा। तो दोनों गुड्स में डिफरेंशिएट करना किसकी बेसिस पर होगा हमारे लिए आसान? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बेसिस पर, क्योंकि नॉर्मल गुड की इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा पॉजिटिव है, इंफीरियर गुड की हमेशा नेगेटिव है। क्लियर? सिर्फ फर्क क्या है नॉर्मल और इंफीरियर में कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंफीरियर गुड नेगेटिव है, फॉर नॉर्मल गुड पॉजिटिव है, जबकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के आंसर्स नेगेटिव होंगे। ठीक होगी बात, नॉर्मल और इंफीरियर गुड में। अच्छा, अब अगर आपसे कहा जाए जी, चूंकि मैंने कहा जी गिफन गुड इंफीरियर गुड की एक स्पेशल क्लास है, तो देखें कैसे पता चलेगा। इंफीरियर और गिफन गुड के दरमियान फर्क क्या है जी? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर देखें, वो क्या नेगेटिव, ठीक है। गिफन गुड की इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर देखें, वो भी क्या नेगेटिव। तो दोनों के इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बेसिस पे डिफरेंशिएट करना आसान नहीं है। तो जबकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंफीरियर गुड की नेगेटिव है, जबकि गिफन गुड की क्या होती है जी? पॉजिटिव। ठीक है, ये गिफन गुड एक्सेप्शनल केसेस हैं, और ये इनको अगर जब आप ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो ये हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, इसीलिए इसको कहते हैं गिफन पैराडॉक्स। ठीक है, तो गिफन गुड्स जो हैं बेसिकली गिफन पैराडॉक्स ओरिजिनेट करती हैं, क्योंकि ये स्पेशल क्लास है इंफीरियर गुड की, इसमें डिमांड कर्व एक्सेप्शनली अपवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी रूटीन में नेगेटिव स्लोप्ड डिमांड कर्व होता है, लेकिन गिफन गुड्स के केस में अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक होगी बात। तो अब आपके लिए इस टेबल को देखने के बाद ये कैटेगराइज करना कि प्रोडक्ट नॉर्मल है, इंफीरियर है या गिफन है, ये बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है जी, अब वापस चलता हूं मैं अपनी उसी स्लाइड पर। अच्छा, अब आ जाए जी वापस अपनी ओरिजिनल स्लाइड्स पर। तो अब हमारे पास तीसरा केस है, यहाँ टैक्स के रिस्पेक्ट से है। अब मुझे यहाँ पर एक केस और करना है, वो है जी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की रिस्पेक्ट से। ठीक है जी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की रिस्पेक्ट से। ये टैक्स वाला केस में हम बाद में देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए वो मैं पहले शेयर कर लूँ आपके साथ। ले जी, इसको यहाँ से एडिट कर लेते हैं। तीसरे नंबर पर इसको स्टडी कर रहे हैं जी हम, इसका नाम है जी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ ऑल्टरनेट प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ठीक है जी, रिलेटेड गुड वाला केस करने लगे। अच्छा जी, फॉर इसकी डेफिनेशन क्या? द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ठीक होगी बात, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए सब्सटीट्यूट और गिवन गुड को अंडरस्टैंड करना। इज कॉल्ड एज क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ठीक होगी बात, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिलेटेड गुड।
ठीक है जी, इसका दूसरा नाम भी है एक क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, फॉर्मूला जरा लंबा हो जाएगा, मैंने शॉर्ट करके लिख दिया। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड गुड्स किसके इक्वल है जी? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ठीक है जी, अच्छा जी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आ जाएगा डेल्टा क्यू डी ओवर क्यू डी, जबकि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड के लिए क्या आएगा? डेल्टा पी आर ओवर पी आर। ठीक है जी, अब इसकी जगह ये डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ आई की जगह पी आर आ जाएगा। पहले प्राइस की जगह आई आ गया था, अब आई की जगह पी आर आ जाएगा, बाकी इंफॉर्मेशन एज इट इज रहेगी। तो फाइनलाइज्ड हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ठीक हो गई बात, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। इसकी एग्जांपल हम यूं कर लेते हैं, दो पॉइंट्स हैं। अच्छा जी, ये आ गई जी प्राइस ऑफ गुड ए, या प्राइस ऑफ पेप्सी कर लेते हैं। ठीक है जी, पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड है जी क्यू डी, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कोक। ठीक है, क्यू डी। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसके डिफ्रेंशिएट करने के लिए कैसे करें? इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको इस तरह कर लेते हैं, इसकी बेस में लिख देते हैं 1, जबकि इसकी बेस में लिख देते हैं 2। ठीक है जी, ये क्वांटिटी डिमांडेड सेकंड प्रोडक्ट की है, प्राइस है पहले गुड की। अच्छा, पेप्सी की प्राइस फर्ज कर लें 80 रुपीज़ पर 1 एंड यानी 1500 ml थी, तो कंज्यूमर्स कितने यूनिट्स डिमांड कर रहे थे जी? 200 यूनिट्स कोक के। पेप्सी की प्राइस 80 से इंक्रीज करके हो गई जी 95 रुपीज़। पेप्सी इंक्रीज हो गई, तो पेप्सी महंगी होने से पेप्सी का यूज़र भी डीमोटिवेटेड होके स्विच कर जाएगा कोक की तरफ। अजम्पशन ये है कि कोक की प्राइस फिक्स्ड है, तो कोक की तरफ गया जी, तो कोक की डिमांड हो गई 200 से इंक्रीज करके 450, फर्ज कर लें। ठीक है जी, 450 हो गई। तो अब जब पेप्सी का यूजर भी उधर स्विच कर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली कोक की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो अब देखते हैं क्या फर्क आया हमारे पास। अच्छा जी, क्वांटिटी डिमांडेड सेकंड प्रोडक्ट की है जी, पॉइंट बी पर कितनी है? 450। और पॉइंट ए पर क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? 200। तो डिफरेंस कितना आ गया जी? 250। इसी तरह डेल्टा पी आर, पी आर
डेल्टा पी आर सेकेंड पॉइंट पर कितनी है जी? 95। फर्स्ट पॉइंट पे कितनी थी जी? 80। 95 में से 18 सब्ट्रैक्ट कर 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? +15। ठीक है जी। तो डेल्टा क्यू डी हमारे पास आ गया 250, डेल्टा पी आर हमारे पास आ गया 15। अच्छा, अब क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर आ जाएगा जी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस प्राइस किसके इक्वल है जी? डेल्टा क्यू डी ओवर डेल्टा पी आर मल्टीप्लाई बाय पी आर। अच्छा जी, फॉर्मूला आ गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू पी आर और इक्वल्स डेल्टा क्यू डी ओवर डेल्टा पी आर इनटू पी आर पॉइंट ए पर और क्यू डी पॉइंट ए पर। ठीक है जी। अच्छा जी, डेल्टा क्यू डी हमने कितना निकाला है जी? 250। डेल्टा पी आर हमने कितना निकाला है जी? +15 मल्टीप्लाई बाय प्राइस इनिशियल पॉइंट पे कितनी थी जी? 80, जबकि इनिशियल पॉइंट पर क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? 200। ठीक है जी। अच्छा, अब 250 डिवाइडेड बाय 200 कर लेते हैं और 80 डिवाइडेड बाय 15 कर लेते हैं इस तरह। ठीक है जी। तो अब देखें, 254 द 255 द 250। ठीक है जी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगी फ्रैक्शन हमारे पास? 5/4। ठीक है जी। इनटू 5 1s और 5 6, ये आ जाएगा जनाबे वाला 16/3। ठीक है जी। तो ये सूरत हाल आ गई। अच्छा, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, 4 1s द 4 एंड 4 4s द 16। ठीक है। यानी ये बन जाएगा जनाबे वाला हमारे पास 5/3 और ये 4/1। ठीक है, 20/3। तो ये तकरीबन हमारे पास आंसर आ गया जी 3/6 द 18 18.6666। ठीक है। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर तकरीबन बन जाएगा, इसी के आगे लिख देते हैं जी, 20/3। ठीक है जी। 20/3 का मतलब क्या है हमारे पास? आंसर आ गया जनाब वाला 18.66667, विच इज ग्रेटर देन यूनिटी। ठीक है जी। और ये हमारे पास आ गई जी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर आ गया +18.66667। ठीक है। तो द आंसर ऑफ क्रॉस, इसको क्रॉस प्राइस भी बोलते हैं,
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्रॉस प्राइस उस वक्त बोलेंगे जब ऑल्टरनेट या रिलेटेड गुड के हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे। आजाद, एक मिनट आपका क्वेश्चन लेता हूँ, जरा मुझे कंप्लीट करने दो। द आंसर ऑफ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ related good is found to be 18.6667, which shows that if price of related good like Pepsi increases by 1%, then quantity demanded for Coke will increase by 18 point, sorry, I got it, it's 3.667। ठीक है जी, इसी के ऊपर आप हैंड रेज कर रहे होंगे। 3.6667, ठीक है जी। तो अगर प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीज कर जाए 1%, तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कोक इंक्रीज करेगी 3.66, ओए होए 3 6 18, ठीक है, सॉरी जी आजाद भाई, पता चल गया मुझे। ले सर, कर लिया, ठीक है, अब हैंड ना रेज कीजिएगा। हाफिज साहब अभी सुनता हूँ, होल्ड करें। सिंस द आंसर ऑफ since the answer of cross price elasticity of demand is positive greater than 0, therefore consumer is consuming कौन सी गुड है जी, then both Pepsi and Coke are substitute goods। ठीक होगी बात। अगर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर हो जाता है नेगेटिव, तो गुड्स क्या होती, कॉम्प्लीमेंट्री। चूंकि पॉजिटिव है लिहाजा गुड्स क्या हैं जी, सब्सटीट्यूट्स। मोर ओवर द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड is found to be 6.6667, which is greater than unity but less than। यहाँ पर अब हमने इन्फिनिटी का साइन डालना, तो इन्फिनिटी का साइन हमें मिलेगा जनाबे वाला, कहाँ से, यहाँ से मिलेगा, नहीं, यहाँ से मिलेगा, लेस देन प्लस इन्फिनिटी। ठीक है जी, तो +1 से आंसर ग्रेटर है किसका, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का, जबकि प्लस इन्फिनिटी से लेस है। ठीक है जी, देयर फोर देयर एग्जिस्ट, अब चूंकि 1 से ग्रेटर है तो आंसर क्या है जी, मोर इलास्टिक रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ पेप्सी एंड quantity demanded for coke।
ठीक होगी बात। प्राइस ऑफ पेप्सी एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कोक के दरमियान क्या रिलेशन है जी? More elastic relation. Why? The reason is that the answer is greater than 1. क्लियर? यहां तक कोई इशू है तो प्लीज बताएं। अब मैं आपकी क्यूरीज टेकअप करता हूं, वन बाय वन प्लीज अपने अपने क्वेश्चंस रेज करते जाएं।